हेलो, नमस्कार। सेल्फ में ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ 12th क्लास चैप्टर 5 के पार्ट 2 और आज आप देखेंगे पार्ट 3 एंड लास्ट पार्ट 3 है और लास्ट भी है ये। इसी के साथ आईने अकबरी कृषि संबंध का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले चैप्टर 5 के पार्ट 2 में आपने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे आईने अकबरी का महत्व, भूमि कर निर्धारण प्रणाली, जमींदारी व्यवस्था, ये सब आपने पढ़ा। टकसाल व्यवस्था, कौन कौन से सिक्के जारी किए जाते थे, ये सब आपने पढ़ा। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे आईने अकबरी के कुछ खास गुण और दोष। साथ ही आपने तो प्रीवियस वीडियो में तो आपने कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी वो तो आपने देखा ही, लेकिन अभी आप देखेंगे भूमि के प्रकार। मुगल काल में भूमि की क्या व्यवस्था थी, किस तरह की भूमि मुगल काल में पाए जाते थे। इसके साथ ही कुछ विशेष तरह के टैक्स भी होते थे, वो पढ़ेंगे। साथ ही महिलाओं की स्थिति क्या थी वो भी आप देखेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि एक यूनिट ये कंप्लीट हो जाता है तो आपका मैं टेस्ट लूँगी, बस इसके लिए आप तैयार रहें। ओके, तो हम चलते हैं। मैं पिछले क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट कर देती, लेकिन वीडियो 40 मिनट से 50 मिनट तक जा सकता था। आप थोड़े बोर हो जाते इतने पढ़ते, तो इसीलिए हमने 20-22 मिनट का वीडियो बनाया और फिर मैं ये उसी समय का जो शेष रह गया था उसका आज मैं कंप्लीट करूँगी। ओके, आप पूरी बातें अच्छी तरह से समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब आपने पढ़ लिया है, अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या था, मुगल काल के अध्ययन के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में आईने अकबरी की 3 खासियत यानी गुण और 3 कमजोरियों का वर्णन करें। तो आईने अकबरी के 3 गुणों और 3 कमजोरियों का वर्णन इस प्रकार हम करेंगे। वैसे अगर काउंट करने के लिए बैठ जाएं तो बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं और बहुत सारे उसके मेरिट और डिमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले वहाँ उनकी क्वालिटीज़ यानी कुछ मेरिट्स की बात करेंगे, गुण की बात करेंगे। अबुल फजल कृत आईने अकबरी अकबरकालीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें छोटी छोटी जानकारियाँ मिल जाती है। अकबर पर कार्य करने वाले शोधार्थियों का यह अत्यंत मददगार है और ये भी इसमें देखा जाता है कि आईने अकबरी जो लिखी गई उसमें बहुत ही ये विश्वसनीय ग्रंथ है, क्योंकि यह किसी राजा को खुश करने के लिए नहीं लिखा गया था। उस समय जो देखा गया, जो परखा गया, उसी को इसमें इंक्लूड किया गया है। क्योंकि इस बात की जानकारी बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने उस समय लिखी गई अन्य पुस्तकों से इसका मिलान किया तो उन्होंने इसे 100% सही पाया। इस आधार पर कहा जाता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं दोष। तो देखिए, ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है कि उसमें कुछ दोष न निकले, उसके डिमेरिट्स न निकले हों। तो अब हम देखते हैं कि अकबरकालीन आईने अकबरी जो ग्रंथ है इसके दोष क्या हैं। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था, चूँकि अकबर का पुत्र। आईने अकबरी का लेखक अकबर का पुत्र नहीं था, सॉरी इसमें गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अकबर का पुत्र नहीं था, उसके दरबार में रहने वाला एक कवि था अबुल फजल। अतः उसने उसके काल की किसी भी ग्रंथ की बुराई नहीं की। उसने उस काल किसी भी बुराई को ग्रंथ में नहीं लिखा, या ये कहे कि ग्रंथ में उसने किसी तरह की कोई बुराई नहीं की। आईने अकबरी में इतनी अधिक सूचनाएं दी गई है कि उसका समकालीन किसी भी स्रोत से मिलान संभव नहीं है। अब उसमें इतनी छोटी छोटी बातों का जिक्र किया गया है, यदि दूसरे पुस्तक से इसकी मिलान की जाती है तो कुछ मोटे तौर पे कुछ फैक्ट जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन उनकी छोटी छोटी बातों का मिलान किया जाता है वो संभव नहीं हो पाता है। तो ये इसके दोष के रूप में यहाँ पे अंकित किया गया है। और साथ ही आईने अकबरी में ये भी इतिहासकारों ने अपने विचार जाहिर किए हैं कि शायद वो अकबर को खुश करने के लिए ऐसा वो लिखता होगा कि ताकि वो किसी कमी कमजोरियों को उजागर नहीं किया, ताकि वो अकबर को खुश रख सके। तो ऐसा माना जाता है
तो ये थे इसके दोष। ओके, ये तो आप समझ गए कि आईने अकबरी के गुण और दोष कौन कौन से थे। लेकिन मिला जुला के यदि कहें निष्कर्षतः हम निष्कर्ष निकाले तो ये कह सकते हैं कि ये पुस्तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, चच्चर और बंजर भूमि पर प्रकाश डाली। यहाँ पर तो आपके बुक में क्वेश्चन दे दिया या आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में दे दिया कि चच्चर और बंजर भूमि, तो कहीं चच्चर भी लिखा रहता है, चच्चर भी लिखा रहता है, इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। ये हिंदी लेखन का दोष है कि कहीं शब्दों का अर्थ तो एक ही रहता है लेकिन लिखावटें बदल जाती हैं। अब हम आते हैं चच्चर और बंजर भूमि क्या है। तो मैं यहाँ 2 टॉपिक दिया गया, चच्चर और बंजर, लेकिन मैं आपके सामने जैसे कि मेरा टॉपिक ही था टॉपिक एक्सप्लेनेशन, यानी मैं भूमि के जितने भी प्रकार है उसका मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको पूरे समझ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में 2 पूछा तो मैं सिर्फ 2 ही बताऊँगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अगले एग्जाम में ये 2 छोड़कर कोई एक्स्ट्रा 2 पूछ ले तो आप घबरा जाएंगे, तो इसीलिए मैं ये पूरे डिटेल्स करूँगी। आईने अकबरी से पता चलता है कि भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, पोलज, पर्ती, चच्चर और बंजर। ठीक है, पोलज, पर्ती, चच्चर और बंजर, ये चारों यहाँ पे हैं। तो पोलज क्या है? यह प्रथम श्रेणी की भूमि थी जिस पर प्रत्येक समय खेती होती थी, वर्ष में 2 फसलें प्राप्त की जाती थी। इस भूमि से प्रति वर्ष सरकार को भूमि कर प्राप्त होता था। ये हुआ। पर्ती भूमि क्या था? यानी पोलज मतलब फर्स्ट क्लास भूमि, यानी बहुत ही उपजाऊ भूमि होती थी और यहाँ प्रति वर्ष यानी हर एक वर्ष 2 फसलें उगाई जाती थी। और पर्ती भूमि वह थी जिसमें पर लगातार 2-3 वर्ष खेती करने के पश्चात पुनः उर्वरा शक्ति प्राप्त करने हेतु 1 वर्ष के लिए पर्ती छोड़ दी जाती थी। आपके यहाँ भी होगा, आप जहाँ के रहने वाले हैं, आपने यदि खेत देखा होगा जहाँ भी हैं तो वहाँ आप देखते होंगे कि कुछ पर्ती भूमि ऐसे ही खाली छोड़ी हुई रहती है, यानी 2-3 साल खेती कर ली जाती है फिर उसको खाली छोड़ ताकि उसकी उर्वरा शक्ति, ह्यूमरस फर्टिलाइजेशन जो है उसमें बढ़ जाए। तीसरी प्रकार की भूमि है चच्चर भूमि, ये जिसे चच्चर इसमें कहा गया है। यह वह भूमि होती थी जो कृषि योग्य होने या उर्वरा शक्ति प्राप्त करने हेतु 3 या 4 वर्ष पर्ती छोड़ी दी जाती थी। ओके, समझ गए आप। बंजर भूमि, यह सबसे निम्न कोटि की भूमि थी जो 5 वर्ष के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। बंजर भूमि यानी कभी कभी इस पे को लोग खेती भी नहीं करते थे और करते भी थे तो बहुत महंगी खेती साबित होती थी और इसीलिए इसे 4, 5, 6 साल तक लोग ऐसे ही खाली छोड़ भी देते थे। ओके, अब हम बात करेंगे आईने अकबरी का तृतीय भाग मुल्क आबादी किससे संबंधित है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अकबरनामा लिखा गया था। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा को 5 भागों में बांटा गया, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वां। तो तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। फिर आईने अकबरी को भी 5 भागों में बांटा गया। ओके, तो 5 भागों में बांटा गया। तो इसमें प्रथम भाग मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ, आप थोड़ा सुन ले। आईने अकबरी को डिटेल कर रही हूँ, अकबरनामा को हमने छोड़ दिया, बस उसका तृतीय भाग लिया। कौन सा? आईने अकबरी। अब हम आईने अकबरी के 5वें भाग अभी मैं करूँगी। टू दी पॉइंट, आपका जो आंसर पूछा है, क्वेश्चन पूछा है वो है तृतीय भाग मुल्क आबादी। ओके, लेकिन मैं 5 का जिक्र कर देती हूँ संक्षेप में। प्रथम भाग में शाही घराने के विभिन्न विभागों, शाही टकसाल, खद्दान के मूल यानी जो अनाज के मूल होते हैं, कारखानों में निर्मित वस्तुओं, जो कीमती वस्तुएं होती थी, शाही अस्तबल मन शाही मतलब राजशाही राजा सब के रहने वाले जो राजा के घोड़ों के रहने वाले जो जगह होते थे, अस्तबल, शस्त्रागार जहाँ शस्त्र रखे जाते थे, उनका वर्णन दिया गया है फर्स्ट में, आईने अकबरी के प्रथम भाग में। द्वितीय भाग में दान की जमीनें, भत्ते देने की प्रथा का वर्णन है। साथ ही इसमें मंसबदारों, धर्मगुरुओं और संगीतकारों की भी सूची मिलती है। अब हम आते हैं तृतीय भाग। तृतीय भाग जो हमारा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसे मुल्क आबादी भी कहते हैं। इसमें कृषि और भू राजस्व संबंधी ब्यौरे दिए गए हैं। रबी और खरीफ फसलों पर मलगुजारी की दर इसमें दी गई है। राज्य में भूमि वर्गीकरण, विभिन्न प्रांतों की राजस्व दरें और आईने 10 साल के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में लागू राजस्व दरों का वर्णन भी इसमें सम्मिलित है।
अकबरकालीन 12 सूबों का भी वर्णन इसमें किया गया है। हर सूबे की महलवाड़ी मालगुजारी की तालिका इसमें दी गई है। इसमें कोतवाल, फौजदार, काजी आदि की नियुक्ति हेतु योग्यता का भी वर्णन मिलता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि तृतीय भाग में कृषि और भूमि संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। अब मैं और जो इसके 2 टॉपिक हैं, चौथे और पांचवें में क्या है, मैं जल्दी बता देती हूँ आपको कि चतुर्थ में हिंदुओं की विभिन्न धारणाओं, नक्षत्र, विद्या, चिकित्सा, दर्शन और उनकी प्रथाओं का वर्णन दिया गया है। साथ ही कुछ भक्त संतों और सूफियों की जीवनियों का भी वर्णन किया गया है। किसमें? आईने अकबरी के चतुर्थ भाग में। पांचवें भाग में अकबर की सूक्तियों, किंवदंतियों, आदर्शों के साथ साथ स्वयं अबुल फजल की संक्षिप्त जीवनी दी गई है आईने अकबर के पांचवें भाग में। तो आप समझ गए आईने अकबरी टॉपिक जो है उसका डिटेल्स आपने समझ लिया। ओके, चलिए आप ये भी कोशिश करेंगे, आप ये भी देखेंगे कि आईने अकबरी के तृतीय मूल किससे संबंधित, ये जो टॉपिक आपने देखा और जो आप ये पढ़ रहे हैं, इसका यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ब्लॉग मैं आपको बता दूंगी जिस पे जाके इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप नोट्स के रूप में वहाँ से ले सकते हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़्यादा घबराए नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 वो क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 16वीं और 17वीं सदी में राज्य द्वारा जंगलों में घुसपैठ के 2 कारण कौन से थे? कारण क्या थे? ये तो कारण पूछा गया है। यानी कि 16वीं 17वीं सदी, आप तो सदी समझते हैं, 16वीं सदी, ये क्वेश्चन आज का क्वेश्चन आपका हुआ जो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताएंगे कि 16वीं सदी का कोई डेट बताइए हमें, 16वीं या 17वीं सदी के डेट लिख के बताएं। यदि मुझे जो भी कमेंट्स प्राप्त होंगे मुझे ये पता चलेगा कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मैं एक अलग से लेक्चर तैयार करूँगी। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि 16वीं और 17वीं सदी में राज्य द्वारा जंगलों में घुसपैठ के क्या कारण थे। यानी राज्य सरकार द्वारा, वहाँ के जो मुगल शासक होते थे या मुगल शासक के कर्मचारी होते थे, जंगलों में जाते आते रहते थे, घुसपैठ करते रहते थे, इसका कारण क्या था? तो मैं बताती हूँ। ये तो आप सभी जानते हैं कि जंगल सुनसान इलाका होता है, जंगली जानवर होते हैं, कुछ जनजाति होते हैं, तो उस तरह से मुगल काल में भी यही व्यवस्था थी। तो जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे राज्य के लोग विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। ये बदमाश तत्व जंगलों में शरण लेते थे, अतः इन बदमाशों को दंड देने के लिए भी राज्यों द्वारा जंगलों में घुसपैठ किया जाता था। पहला तो एक कारण ये था कि जंगल में आम व्यक्ति तो जाता नहीं था, इससे जो असामाजिक तत्व के लोग होते थे वो जंगलों में छुप जाते थे, राज के प्रति विद्रोह करते थे, टैक्स नहीं देते थे। तो इस कारण से राजा जो है, शासक जो है, अपने गुप्तचर भेज के जंगलों में घुसपैठ करता और जंगलों में भी क्या कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, वो उनका जानकारी प्राप्त करता था। दूसरा कारण था मुगल सम्राट शिकार अभियान के बहाने, वो शिकार करने के लिए भी जंगलों और वनों में जाते थे ताकि वहां जाकर व्यक्तिगत रूप से उन अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्या को सुलझा सकें। यानी कि वो जाते थे, जैसे कि एक उदाहरण द्वारा मुगल अकबरकालीन जो ग्रंथ है अकबरनामा, उसमें ही एक बात बताई गई है कि अकबर जो था हमेशा शिकार अभियान के लिए निकलता है, रात में कहीं किसी झोपड़ी में ठहर जाता है, फिर उसकी समस्या क्या है, उसके पास कितनी भूमि है, ये पूरी जानकारी प्राप्त करता है ताकि वो समस्या को सुलझा सके। तो आप समझ गए कि 16वीं और 17वीं सदी में लोग जंगलों में घुसपैठ क्यों करते थे। ओके, अब कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक है, चलिए देखिए। यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया दस्तूर और जजमानी व्यवस्था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या 2 मार्क्स क्वेश्चन है, इससे पूछ देंगे दस्तूर क्या है, जजमानी व्यवस्था क्या है, इसमें पूछेगा। यदि आप आगे हिस्ट्री जाके लेते हैं, नेट की तैयारी करते हैं, प्रोफेसर या लेक्चरर की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो हम देखते हैं दस्तूर और जजमानी,
ये सारे मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आपके इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन सारे टॉपिकों को मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको, फिर आपको क्वेश्चन और आंसर के रूप में आपके सामने ला भी रही हूँ। तो इसीलिए अब इतना कंप्लीट करने के बाद आप बिल्कुल चिंता ना करें, इतना सारा लेक्चर सुनने के बाद आप ये चिंता ना करें कि इसमें से कोई टॉपिक छूटा है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं छूटा है। अब जो भी टॉपिक कुछ एरा गैरा टाइप कुछ टॉपिक है उस पर उतना ध्यान ना दें। जो इतना पढ़ा दिया गया बस आंख बंद करके विश्वास कर ले। अगर इस तरह से आप पूरे कंप्लीट करेंगे तो आप अच्छा मार्क्स लाएंगे। चलिए, अकबर की भू राजस्व नकदी के रूप में प्राप्त करना चाहिए। अकबर जो था भू राजस्व, समझ गए ना, भूमि पर जो राजस्व यानी टैक्स लेता था, वो चाहता था कि नकद कैश के रूप में मिले। इस उद्देश्य से उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लिए नगद भूमि कर की सूचियाँ तैयार कराई, जिन्हें दस्तूर कहते हैं। प्रत्येक दस्तूर में सभी तरह के अनाजों के प्रचलित भावों का लेखा जोखा भी रहता था। तो आप समझ गए दस्तूर क्या है। अब जजमानी व्यवस्था क्या है। बंगाल में जमींदार लोहार, बढ़ई और सुनारों को उनकी सेवाओं के बदले रोज का भत्ता और खाने हेतु नगद देते थे। जमींदार जो होता था, जो भी उसके सेवा कार्य करने वाले लोग होते थे, उन्हें रोज रोज का वेतन देता, मतलब जो भी भत्ता होता, और खाने हेतु कुछ वस्तुएं भी देता था, नगद देता था। यह व्यवस्था क्या होता था, जजमानी व्यवस्था। और बंगाल में ही जजमानी व्यवस्था थी। क्वेश्चन यदि आएगा कि जजमानी व्यवस्था कहाँ प्रचलित था, तो बंगाल में। और दूसरी बात बता दो, किसान और ये दस्तकार। किसान तो आप समझ गए, किसान। दस्तकार मतलब जो भी शिल्पकार, बढ़ई, लोहार, सुनार, ये सब होता था। तो इन दोनों के बीच क्या स्थिति थी, ये लोग आदान प्रदान की परिस्थिति थी। यानी कि किसान से वो लोग अनाज लेते थे और उनके बदले में ये अपनी अनाज देके उन दस्तकारों से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करते थे। ओके, तो उनके बीच लेन देन का संबंध था। और जजमानी में क्या होता था, जमींदार जो था इन दस्तकारों से, लोहार, बढ़ई और सुनारों से जो भी था, उनको नगद देता था, खाने के लिए भी, और उनके जो रोज का मजदूरी होता था, भत्ता, वो भी नगद देता था। तो इसको कहा जाता था जजमानी व्यवस्था। ओके, आप समझ गए होंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है जरीमाना और महासिलाना किस प्रकार के कर थे। ये भी एक कर थे, दो अतिरिक्त कर। आपने जो भी अभी पढ़ा टैक्स, जो भी टैक्सेशन जो था, वो इसमें से ये दो अतिरिक्त कर थे। इसके बारे में मैं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं जाएगा, छोटा ही है। सबसे पहले जरीमाना और महासिलाना मुगल काल में प्रचलित दो अतिरिक्त कर थे, एक्स्ट्रा कर। तो शेरशाह सूरी के समय में, शेरशाह सूरी जो था मुगल काल में, शेरशाह सूरी ही ऐसा शासक था जो मुगल काल के बीच में आया और उसने अपने उपलब्धियों से अपनी एक इतिहास कायम किया। इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, अभी मैं डिटेल्स नहीं जा पाऊंगी। तो उसने भी कृषि क्षेत्र में सुधार किया, बहुत सारे सुधार किए। तो उसने सबसे पहले कि ज़मीन की माप करवाई, उसके बाद से माप के आधार पर उसकी उत्पादकता, उसकी उर्वरा के आधार पर ज़मीनों का बंटवारा कराया। तो इस तरह से उसने जो टैक्स लागू किए, तो उसने दो अतिरिक्त कर भी लगाए, वो था जरीमाना और महासिलाना। तो सबसे पहले उसने भूमि की मापी भी करवाई थी, भूमि की पैमाइश करवाई थी। तो शेरशाह सूरी, तो इसने जो टैक्स लगाया, तो जरीमाना सर्वे करने वाले की फीस थी। यानी कि उसने भूमि की माप करवाई थी, भूमि का सर्वे करवाया था। आपके यहाँ भी जरीब से अमीन लोग आकर ज़मीन को मापते होंगे, आप देखते होंगे। तो उस जो मापने का जो फीस होता था उसे जरीमाना फीस कहते थे। महासिलाना कर एकत्रित करने वाले की फीस थी। यानी कि जो सर्वे कराया जाता था और उसके जो फ़ी लगते थे वो जरीमाना, और जो फ़ी पूरे गांव से जो व्यक्ति एकत्रित करता था उसको कहा जाता था महासिलाना कर। तो महासिलाना कर एकत्रित करने वाले की फीस थी, वह प्रत्येक अदा किए गए लगान पर 2.5% से 5% तक देने पड़ते थे।
अकबर ने कृषकों पर कर का दबाव कम करने के लिए उनसे यह अतिरिक्त कर जरिमाना और महसिलाना लेना बंद कर दिया। जैसे कि ये शेरशाह सूरी ने लागू किया था, लेकिन अकबर के समय में ये दोनों टैक्स बंद कर दिए गए थे, क्योंकि अकबर ये नहीं चाहता था कि उनके जनता पर या उनके किसानों पर कुछ ज़्यादा बोझ बढ़े। तो आप समझ गए कि जरिमाना क्या है और महसिलाना क्या है। ओके, चलिए, अकबर नहीं लेता था, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, ये लास्ट टॉपिक है। अभी तक आपने जो भी आईने अकबर से जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे आपने पढ़ा, और ये लास्ट टॉपिक है जिसमें है मुगल काल में कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। यानी कृषि उत्पादन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसमें हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मर्द और महिलाएं खास किस्म के उत्पादन की प्रक्रिया में भूमिका अदा करते थे। यानी कि ऐसा नहीं है कृषि क्षेत्र में सब काम महिलाएं करती हो या सब काम पुरुष करते हो। इनके लिए कामों का बंटवारा था इनके बीच। तो कौन कौन से काम थे वो देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ मेल खाता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। आप थोड़े परेशान हो जाएंगे कि मैं इसको कैसे करूँ, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया। महिला और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। मर्द खेत जोतते थे, हल चलाते, और महिलाएं क्या करती, बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। आगे आपको समझ में। पश्चिम भारत में हल या कुम्हार का चाक छूने की रस वाला महिलाओं को इजाज़त नहीं थी। इस तरह बंगाल में महिलाएं अपने मासिक धर्म के समय पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं आपको बता दूं कि रसवाला महिलाएं जो होती थी, यानी कि जिस महिलाओं के पीरियड्स होते थे, वो महिलाएं भारत में हल या कुम्हार का चाक छूने की उन्हें इजाज़त नहीं थी। वो नहीं छूते थे। हल माने जो हल खेती की जाती है, और कुम्हार के चाक जिस पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, वो नहीं छू सकती थी। इस तरह से बंगाल में ये प्रथा थी। ये तो था पश्चिम भारत में। पश्चिम भारत यानी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये सारे पश्चिम भारत आ गए। तो उसमें ये नहीं छू सकती थी महिलाएं। और बंगाल में क्या प्रथा थी कि मासिक धर्म के समय, यानी कि रजस्वाला के समय, पीरियड्स के समय, महिलाएं जो थी पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। ये तो टॉपिक महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जब महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। ये सारी काम महिलाएं करती थी। इसके अलावा किसी वस्तु का, इसमें देखते हैं, किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था, यानी कमर्शलाइजेशन होता था, महिलाओं के श्रम की उसके उत्पादन के लिए उतनी ही मांग होती थी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस वस्तु का व्यवसाय होता था उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी। महिलाएं, विधवा महिलाएं भी पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने और गिरवी रखने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त थी। बंगाल में महिला जमींदार भी पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ताधर्ता एक स्त्री थी। यानी कि जैसे कि आपने सबसे फर्स्ट में ही आपके टॉपिक में मैंने बताया, पार्ट 2 में, चैप्टर 5 के पार्ट 2 में हमने बताया था कि जमींदारी व्यवस्था में पुरुष जो मिल्कियत ज़मीन होती थी उनका अधिकार होता था। जो भी उनको भूमि दी गई थी उस पर उनका पुश्तैनी अधिकार हो जाता था। तो कभी कभी यदि जमींदारी महिलाओं को भी प्राप्त हो जाती थी, यदि पुश्तैनी कोई जमींदारी प्राप्त हो जाती तो उसका निर्वाह महिलाएं करती थी, उन पर उनका अधिकार होता था। तो ये रहा आपका लास्ट टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें थैंक्स कहूँगी कि आपने ये आपने देखा आज का टॉपिक, इसमें जो आपने पढ़ा, बस आप इसी के साथ ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। चैप्टर क्या है? आईने अकबरी कृषि संबंध। अब नेक्स्ट चैप्टर लेके मैं आऊँगी जिसमें हम लोग मुगलकालीन इतिवृत्ति यानी कि
मुग़ल काल के जितने भी शासक हैं उनकी उपलब्धियां हैं उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी आपके साथी हैं सबको इस चैनल के बारे में बताएं, जिसमें आपके 12th क्लास के हिस्ट्री और हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है तो मैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पोल साइंस भी लेकर आऊँगी। और साथ ही एक ब्लॉग भी मैं बता दूंगी जिस पे बहुत सारे इसके PDF डाले गए होंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। आपसे हमने सदी के बारे में 16वीं और 17वीं सदी, इसका मतलब क्या होता है, इसको इस समय का कुछ ईयर यानी साल का कैसे लिखेंगे, 16वीं सदी के साल को कैसे लिखेंगे, 17वीं कैसे लिखेंगे, इसका आंसर आप ज़रूर दें। अगर आप समझते हैं तो दें, अगर नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, जो समझते हैं वहीं लिखें ताकि मुझे पता चल सके कितना जानते हैं। उसी के अनुसार मैं एक लेक्चर उसके लिए मैं बना दूँगी। हिस्ट्री के विद्यार्थी होने के नाते ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, धन्यवाद। इतना आप साथ में इतने आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, मैं जल्द लेकर आऊँगी।